Hello students, welcome to Dhanmanjri Vidyapith Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture, we have started our chapter number 4 and the name of the chapter is Mughal Empire. So in the last lecture, we have discussed about some Mughal emperor, and in this video we will move further in this unit and we will discuss about some important administrative policies of the Mughals, and in the last we will discuss about decline of Mughal empire. So let's get start the topic. So first of all, let's learn about administrative policies of Mughals. So in the medieval period, farmers and villagers faced similar problems of paying high taxes. Let's understand the different types of taxes that people paid and the officials who collected them. The officials collecting taxes were a part of Mughal administrative structure. So administrative policies की बात करें तो मिडाइवल पीरियड में फार्मर्स और विलेजर्स हाई टैक्सेस से काफ़ी सफ़र कर रहे थे. काफ़ी हाई टैक्सेस भरना पड़ता था फार्मर्स एंड विलेजर्स को. एंड हम ये भी देखने वाला है कि मुगल पीरियड के दौरान कौन कौन से टाइप्स के टैक्सेस हुआ करते थे और उसको कौन कलेक्ट करते थे. So first of all, some who joined Mughal services were called Mansabdars. You must remember, some who joined Mughal services were called Mansabdars. Mansabdars included different groups of people such as the Iranis, Turanis and Rajputs. मुगल मनसबदार विजिटेड द कोर्ट एवरी डे. सो मनसबदार क्या होता है? मनसबदार मुगल सर्विस, मुगल के जॉब सर्विस में कोई भी ज्वाइन होगा इसको हम कहेंगे मनसबदार. और मनसबदार डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं. लाइक हम बात करें ईरानी होते, तुरानी होते थे, राजपूत होते थे. और मुगल मनसबदार को डेली कोर्ट पे विजिट करना होता था. जो कोर्ट मीन्स अकबर और सभी डिफरेंट मुगल रूलर्स जहाँ पर बैठते थे उसके सामने कोर्ट होती थी. तो यहाँ पर सबको डेली विजिट करना होता था. सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट कोर्ट. Then the Mansabdar received their salaries in the form of land assignments like the Iktas under the Delhi Sultanate. These land assignments were known as Jagirs. So मनसबदार का मेन काम क्या होता था कि ये लोगों को सैलरीज कहाँ से मिलती थी? फ्रॉम द लैंड असाइनमेंट्स. लाइक दिल्ली सल्तनत में हमने क्या देखा था कि जो भी कोई टेरिटरी है ये इक्ता में डिवाइडेड हो जाएगी और इक्ता में जो भी कोई इक्तेदार है ये सभी पीपल के पास से रेवेन्यू और टैक्सेस कलेक्ट करेंगे. और इसी तरीके से मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उस पे होता था जहागीर्स की जो भी डिफरेंट लैंड टेरिटरी है ये जहागीर्स में डिवाइड हो जाती थी और ये सभी जहागीरदार के नाम से जाने जाते थे. सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी जहागीर ऑफ लाहौर, जहागीर ऑफ गुजरात, जहागीर ऑफ मंडू. Then Mansabdars had rights over the revenue collected from the Jagir and they earned salaries from the revenue collection. So मनसबदार क्या करते थे? ये जागीर, ये जो कोई भी टेरिटरी है यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और इसमें से अपनी सैलरी अर्न करते थे. Then they maintained a specified number of sawar or cavalrymen whose salaries were paid by the emperor through the mansabdar. और मनसबदार के साथ साथ हम बात करें सवार, घुड़सवार भी होते थे, कैलवरी मैन, ये सभी को सैलरी देने का काम मुगल एम्परर करते थे और ये मनसबदार के थ्रू सैलरी घुड़सवार और कैलवरी मैन को मिलती थी. The next point, how did the revenue come from Jagirs? So, peasant farmers worked the land to raise crops. They did not use the land for free and the peasants had to pay taxes to emperor through the zamindars. So, क्या होता था सिस्टम? पेजेंट्स जो फार्मिंग करते थे अपनी लैंड पे तो ये फ्री में नहीं होती थी. इसके लिए थोड़ा सा अमाउंट एम्परर को पे करना होता था फार्मर को.
और ये जमींदार मीन्स जो मनसबदार से इसको अपना टैक्सेस पे करते थे और ये टैक्सेस मुगल एम्परर को मिलता था डायरेक्टली थ्रू द जमींदार। तो ये सिस्टम होती थी पेजेंट से लेकर जमींदार और जमींदार से एम्परर। Then amount of taxes to be collected. So the tax on each crop was fixed based on a survey conducted once in every 10 years. तो ये टैक्सेस कौन डिसाइड करता था, टैक्सेस किस तरीके से डिसाइड होता था? तो एवरी 10 years पे एक सर्वे किया जाता था और सर्वे के मुताबिक ये सभी टैक्सेस और प्राइसेस डिसाइड हुआ करती थी। So this system of taxation with different tax rates for different crops in different provinces was known as Zabt. You must remember this definition, Zabt. The system of taxation with different tax rates or different crops in different provinces was known as Zabt. Zabt means it is one of the taxation system. Then let's move to practice question 12.1. So here we can see that match the following. So यहाँ पर आपको match the following करना है। तो जब्त पे राइट आंसर आएगा अ टाइप ऑफ रेवेन्यू और टैक्सेशन सिस्टम। हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जब्त मीन्स अ टाइप ऑफ रेवेन्यू और अ टैक्सेशन सिस्टम। देन सेकेंड है मनसबदार। सो मनसबदार अ पर्सन होल्डिंग अ रैंक इन मुगल सर्विसेज। तो यहाँ पर मनसबदार पे आपको राइट आंसर लिखना होगा अ पर्सन होल्डिंग अ रैंक। देन जत की बात करें तो इसमें राइट आंसर आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू डिटरमाइनिंग रैंक। तो ये होगा जत। देन सवार की बात करें, घुड़सवार जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैलरी मैन। देन जमींदार, जमींदार कौन होते थे? लोकल हेडमैन और पावरफुल चीफटेन्स। देन जागीर की बात करें, जागीर क्या होती थी? रेवेन्यू असाइनमेंट्स फॉर द मनसबदार। तो यहाँ पर आपको अपनी सप्लीमेंट्री बुक में ही ये फिलअप कर देना है, मैच द फॉलोइंग। Then let's move to practice question 12.2. It is very important question for this chapter. So describe the main features of the Mughal administration in not more than 80 words. So इस क्वेश्चन में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखना है। सो आंसर इज इट वॉज हेडेड बाय द किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना होगा? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हेडेड बाय द किंग। देन those who joined Mughal services were enrolled as मनसबदार। हमने मनसबदार के बारे में देखा था कि कोई भी पर्सन मुगल सर्विस को ज्वाइन करता है ये मनसबदार के नाम से जाना जाएगा। सो those who joined Mughal services were enrolled as mansabdars. Then the rank and the salary of mansabdars were determined a numerical value called zat. So मनसबदार की रैंक, सैलरी ये डिसाइड करने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू डिफाइन की गई थी जिसका नाम है ज़ात। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इससे मनसबदार की रैंक डिसाइड होगी। फर्स्ट रैंक के मनसबदार काफ़ी अच्छे हो गए, इसी तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सभी रैंक डिसाइड की जाती थी। Then next point, the military responsibilities of Mansabdars required them to maintain Sawars. So military responsibility of Mansabdars means Mansabdars का काम होता था कि कोई भी जागीर है इसको कंट्रोल करना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री वेपन्स, मिलिट्री सोल्जर भी चाहिए। तो इसके लिए ये सभी सवार्स, घुड़ सवार्स को रखते थे, कैवलरी मैन को। देन मनसबदास रिसीव्ड देयर सैलरीज एज लैंड असाइनमेंट कॉल्ड जागीर। और मनसबदार को सैलरी कहाँ से मिलती थी? तो लैंड असाइनमेंट्स जिसको हम बोलते थे जागीर, यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करके मनसबदार अपनी सैलरी को गेट करते थे। देन जमींदार कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द पेजेंट्स फॉर एम्परर। और जमींदार, जमींदार क्या करते थे? पहले पेजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे जमींदार और ये एम्परर तक पहुंचाते थे। देन अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन नॉन एज जब्त वॉज फॉलोड।
सो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टैक्सेशन सिस्टम थी जिसको हम कहेंगे जब्त. Then let's move to practice question 12.3. So here question is, imagine that you are a Mughal ruler. Which administrative policies would you introduce to help the peasants in your empire? हमने देखा था कि peasants की situation काफ़ी ख़राब थी ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड. दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, ये सभी में peasants और villagers की situation काफ़ी पुअर थी. तो उसको अच्छा करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इनकम ये सब की, तो हमें क्या करना होगा एज यू आर मुगल रूलर. आप अगर मुगल रूलर होगे तो आप क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को अपनाएंगे? सो आंसर है, इफ आई वर अ मुगल रूलर आई वुड इंट्रोड्यूस अ कॉमन टैक्स पॉलिसी दैट वुड रिप्लेस द सिस्टम ऑफ जब्त. सो अगर मैं मुगल रूलर होता तो मैं कॉमन टैक्स पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करता, वुड रिप्लेस द सिस्टम ऑफ जब्त, और ये जब्त सिस्टम को रिप्लेस करेगी. अंडर जब्त, peasants paid taxes to the me through the zamindars, and different tax rates were levied on different crops in different provinces. जब्त में हमने देखा था क्या होता था कि जो peasants है ये जमींदार को अपना टैक्स पे करते थे, और जमींदार ये टैक्सेस को मुगल एम्परर तक पहुंचाते थे. और जब्त सिस्टम में क्या होता था कि डिफरेंट टैक्स रेट्स होते थे डिफरेंट क्रॉप पे और डिफरेंट प्रोविंसेस पे. सो द न्यू सिस्टम वुड come up with a new tax rate for each crop that would be implemented uniformly across all provinces. अगर हम कॉमन टैक्स सिस्टम रखते हैं तो सभी प्रोविंसेस के लिए यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम होगी, सेम सभी पे टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे. तो इससे क्या होगा कि सभी पेजेंट्स को फायदा होगा. सो ऑल्सो पेजेंट्स वुड सबमिट their taxes directly to me instead of paying via the zamindars under the new system. So zamindars का क्या रोल होता था कि ये सभी टैक्सेशन सिस्टम को समझाते थे कि आपके प्रोविंस में ये टैक्स होगा, और ये पूरी चेन चलती थी कि पेजेंट पहले जमींदार को टैक्स पे करेंगे, देन जमींदार मुगल एम्परर को टैक्स पे करते हैं. तो ये सिस्टम कैंसिल हो जाएगी, पेजेंट्स डायरेक्टली अपना टैक्स मुगल एम्परर को पे कर सकता है ये न्यू सिस्टम में. तो इससे टैक्स रेट्स थोड़े से कम हो गए. Then let's move to our next point, and it is Akbar's administrative and religious policies. So, first of all, as we know, every ruler has different ways of administering his or her kingdom. They also have different ideas on politics and religion. So, let's learn more about administration and religion under the reign of Akbar. So, डिफरेंट एम्परर डिफरेंट रूलर अपनी डिफरेंट पॉलिसीज को अपनाते, तो इसी तरीके से अकबर ने भी काफ़ी important administration policies apply की थी. So let's learn about them. So first of all, under Akbar's rule, different officials helped in the administration of the empire. तो ये officials के बारे में अभी हमें समझना होगा. So first of all, the सूबेदार governed the सूबा. अकबर के टाइम के दौरान जो भी कोई टेरिटरी थी ये सूबा में डिवाइडेड हो गई थी, और सूबा का कंट्रोल करते थे सूबेदार. देन द दीवान लुक्ड आफ्टर फाइनेंसिस. सेकेंड ऑफिशियल्स था दीवान. दीवान क्या करते थे? फाइनेंशियल सिस्टम को समझने का और फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करते थे. देन नेक्स्ट है द सद्र. सद्र लुक्ड आफ्टर रिलीजियस एंड चैरिटेबल मैटर्स. सद्र इसका क्या काम होता था? रिलीजियस एक्टिविटी और चैरिटेबल मैटर्स को कंट्रोल करना, उसको देखना. देन फोर्थ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे फौजदार. फौजदार वॉज अ मिलिट्री कमांडर. मिलिट्री कमांडर अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में कहलाते थे एज अ फौजदार. देन द बख्शी. बख्शी वॉज द मिलिट्री पे मास्टर. सो बख्शी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है कि मिलिट्री को
सैलरी देना, उसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी को देखना, ये काम होता था बख्शी का। देन अकबर्स रिलीजियस पॉलिसीज। अकबर हैड अ कीन इंटरेस्ट इन रिलीजन। अकबर को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था डिफरेंट रिलीजन पे। ही हैड डिस्कशंस ऑन रिलीजन इन हिज कोर्ट एट इबादत खाना। और इबादत खाना एक इम्पोर्टेंट प्लेस है जहाँ पर अकबर अपनी रिलीजियस डिस्कशन को कंडक्ट करवाता था। देन ही ऑल्सो कॉइन्ड द आइडिया ऑफ सुलह कुल, मीनिंग यूनिवर्सल पीस, टू प्रमोट पीस एंड हार्मोनी अमोंग पीपल। तो अकबर ने एक इम्पोर्टेंट आइडिया दिया था पीपल को जिसका नाम है सुलह ए कुल। और ये इसका मीनिंग क्या है? यूनिवर्सल पीस, सभी एरिया में, सभी वर्ल्ड में पीस होना चाहिए, टू प्रमोट पीस एंड हार्मोनी अमोंग पीपल। Then let's move to practice question 13.1. So ये क्वेश्चन में आपको fill in the blank मीन्स जो भी blank है इसको fill करना है। तो आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो, डायरेक्टली आप ये आंसर अपनी सप्लीमेंट्री बुक में लिख डालो, ये पूरा क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो पहले क्वेश्चन क्या है? रीड अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज ऑन पेज नंबर 53 to 55 of the NCERT book and fill in the missing words to complete paragraph. So आपको NCERT बुक रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पैराग्राफ को समझो, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, Akbar's administrative policies have been recorded in the book titled Akbarnama written by Abul Fazl. So आपको ये जानना है कि अकबर की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, कौन सी ऐसी बुक है जहाँ पर अकबर की हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा अकबरनामा, और ये बुक को राइट किया था अबुल फजल ने। देन ही एक्सप्लेन्स हाउ द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू नॉन एज सूबा। तो मैंने आपको बताया था सूबा क्या होते थे, जो भी पूरा एम्पायर है ये प्रोविंसेस में डिवाइडेड हो जाएगा और इसको हम कहेंगे सूबास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा प्रोविंसेस। देन दिस सूबास वर गवर्न बाय द सूबेदार। सूबा को कौन गवर्न करते हैं? सूबेदार, विद द हेल्प ऑफ मैनी अदर ऑफिशियल्स लाइक द दीवान। फाइनेंशियल ऑफिसर कौन हुआ करता था? दीवान। देन द बख्शी, मिलिट्री पे मास्टर। देन द सद्र, officers for religious and charitable matters. Then the फौजदार, military commander and the कोटवाल, टाउन policeman. तो आपको कोटवाल याद रखना होगा, जो टाउन policeman है जिसको मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कोटवाल के नाम से हम जाना करते थे। तो ये आपके राइट आंसर है। अकबरनामा काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो अकबर की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को बताते, and it was written by Abul Fazl. Then during Akbar's empire, the empire was divided into provinces known as subas, and subas governed by subedar, and some other officials की बात करें, दीवान was a financial officer, Baksar was military paymaster, Sadra was officer for the religious and charitable matters, Faujdar was military commander, and Kotwal was town policeman during Mughal administration, Akbar's administration. Then next blank से ये भी देख लेते हैं। Around the 1570s, Akbar started religious discussions with the ulama, Brahmins, Jesuit priests, then Zoroastrian. He developed the idea of Sulh Kul, or universal peace based on the principles of equality, honesty, justice and the peace. तो आपको ये ब्लैंक्स में राइट आंसर लिखने हैं कि उल्मा, ब्राह्मण्स एंड जूसेट प्रीस्ट एंड जोरेस्ट्रेन, ये सभी इम्पोर्टेंट पर्सन थे जिसके साथ अकबर अपना रिलीजियस डिस्कशन करता था, और अकबर ने एक आइडिया दिया था जिसका नाम है सुलह ए कुल। तो ये भी एक यूनिवर्सल पीस के बेस के ऊपर था और इसमें काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स थे लाइक इक्वालिटी, ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस।
Then let's move to our last topic, and it is decline of the Mughal Empire. Decline means Mughal Empire धीरे धीरे कैसे कम होने लगा. So Aurangzeb is considered to be the last strong Mughal emperor because at the time of his death in 1707 CE, the Mughal Empire had reached its largest size. मुगल एम्परर लास्ट स्ट्रॉन्ग मुगल एम्परर था औरंगजेब. इसके डेथ के बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है क्योंकि औरंगजेब के टाइम के दौरान मुगल एम्पायर अपने पीक पे ऊपर था. मीन्स काफ़ी ज़्यादा एरिया कंट्रोल किया था औरंगजेब ने. बट उसकी डेथ के बाद Mughal Empire was divided into many regions. So, however, within 50 years of his death, the Mughal Empire declined. Various factors led to this decline. So, औरंगजेब की डेथ के बाद 50 इयर्स के टाइम ड्यूरेशन में मुगल एम्पायर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था. सो फैक्टर्स कौन कौन से थे जिससे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ था. सो फर्स्ट फैक्टर है अटैक बाय नेबरिंग रूलर्स. Attacks from neighboring rulers like Nadir Shah of Persia drained the resources of the empire and further weakened it. फर्स्ट फैक्टर है कि नेबरिंग रूलर्स ने अटैक किया, काफ़ी ज़्यादा अटैक हुआ. फर्स्ट हम बात करें नादिर शाह, जिसने पर्शिया कंट्री के ये रूलर थे और इसने भी अटैक किया और काफ़ी सारे रिसोर्सेज अपने कंट्री ले गया था. सो इससे भी मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ क्योंकि रिसोर्सेज काफ़ी कम होने लगे. देन सेकेंड रीज़न है वॉर्स ऑफ सक्सेशन. औरंगजेब की डेथ के बाद उसके बेटों के अंदर काफ़ी सारी वॉर्स होने लगी फॉर द सक्सेशन. सो वॉर्स ऑफ सक्सेशन दैट हैपन आफ्टर द डेथ ऑफ एवरी रूलर weakened the मुगल एम्पायर मोर सो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब. औरंगजेब की डेथ के बाद उसके जो भी कोई सन थे इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉर होने लगी फॉर द सक्सेशन और इसके कारण भी मुगल एम्पायर धीरे धीरे वीक होने लगा. देन ग्रोइंग पावर ऑफ द नोबेल्स. सो एज द पोजिशन ऑफ द मुगल एम्पायर्स डिक्लाइन, द नोबेल्स स्टार्टेड बिकमिंग मोर पावरफुल इन प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध. By the 18th century, they emerged as independent and powerful rulers. तो नोबेल्स कौन हुआ करते थे जो रिलीजियस इम्पोर्टेंस से देखे तो काफ़ी जिसकी पोजीशन हायर होती थी, तो ये सभी थे नोबेल्स. और मुगल एम्परर्स का डिक्लाइन होने के बाद नोबेल्स काफ़ी पावरफुल होने लगे इन द प्रोविंसेस ऑफ हैदराबाद एंड अवध. एंड बाय द 18th century, they emerge as independent पावरफुल रूलर्स. आफ्टर 18th century ये सभी पावरफुल रूलर्स बन गए थे. देन फोर्थ रीज़न है इंक्रीजिंग पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. जहांगीर के टाइम के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आ गई थी, तो ये भी एक रीज़न है कि जिससे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है. सो द ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर ट्रेड, not to rule the country. However, as they saw the weakened state of the Mughal Empire, they were motivated to establish their own rule. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश इंडिया के साथ ओनली ट्रेड करना चाहते थे, इंडिया पे रूल करना उसका मोटिव नहीं था. बट जैसे देखा कि इंडिया पे मुगल एम्पायर काफ़ी वीक होता जा रहा है, तो इसका फ़ायदा ब्रिटिश पीपल ने उठाया और धीरे धीरे ये सभी मोटिवेट हुए फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर ओन रूल. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मुगल एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर दिया था. Then let's move to practice question 14.1. So here question is, why did the Mughal Empire decline? Answer in not more than 80 words. So क्वेश्चन है कि मुगल एम्पायर कैसे डिक्लाइन हुआ. सो रीजंस है अटैक्स फ्रॉम नेबरिंग रूलर्स ड्रेन द रिसोर्सेज ऑफ द एम्पायर एंड वीकन इट. हमने देखा था कि नेबरिंग रूलर्स ने अटैक किया और इससे कई सारे रिसोर्सेज खत्म होने लगे. Then wars of succession that happened after the death of every emperor further weakened the empire. हम बात करें wars of succession, मुगल एम्परर के बेटों के अंदर ही वॉर होने लगी फॉर द सक्सेशन और ये भी मुगल एम्पायर को काफ़ी
वीकन कर देता है। देन नेक्स्ट है कि एज द पावर्स ऑफ मुगल एम्परर डिक्लाइन, नोबेल स्टार्टिंग गेनिंग पावर इन प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध, दे स्लोली एमर्ज एज इंडिपेंडेंट पावरफुल रूलर्स। तो जो नॉबल्स थे, इसने भी मुगल डिक्लाइन का फ़ायदा उठाया और जो भी पावर थी ये गेन करना स्टार्ट किया कर दिया। तो हम बात करें हैदराबाद, अवध, तो ये प्रोविंसेस पे पूरा कंट्रोल हो गया था नॉबेल्स का, और ये सभी धीरे धीरे अपने को इंडिपेंडेंट पावरफुल रूलर्स के रूप में आगे बढ़ने लगे। देन एज द ब्रिटिश सो द वीकन स्टेट ऑफ मुगल एम्पायर, दे वर मोटिवेटेड टू एस्टाब्लिश देयर रूल। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न है कि ब्रिटिश पीपल भी काफ़ी मोटिवेटेड हुए थे क्योंकि मुगल एम्पायर काफ़ी वीकन हो गया था। Then let's move to practice question 14.2. So, if you are a Mughal emperor, what steps would you have to taken to prevent the decline of the empire? अगर आप मुगल एम्परर हो तो आप क्या स्टेप्स उठाओगे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर? सो हम बात करें आंसर क्या है। इफ आई वर अ मुगल एम्परर, आई वुड हैव ट्राइड टू कंट्रोल द हाई रेवेन्यू रेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं मुगल एम्परर होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंट्रोल करता हाई रेवेन्यू रेट्स को। आई वुड हैव कंट्रोल्ड द पावर ऑफ द नोबेल्स। देन मैं नोबेल्स की पावर को कम करने की ट्राई करता। देन आई वुड हैव ऑल्सो अटेम्प्टेड to resolve the succession wars by giving the empire to my eldest son। तो कहता कि मैं एक रिजोल्यूशन लाता। क्या लाता कि जो मेरा एल्डेस्ट सन है, सबसे बड़ा बेटा, इसको मैं एम्पायर दूंगा, तो कोई वॉर ऑफ सक्सेशन होगी ही नहीं। मुगल एम्पायर के बारे में बताओ तो मुगल एम्पायर में ऐसा नहीं होता था कि जो बड़ा बेटा है ये नया मुगल एम्परर बनेगा। टोटल जो भी प्रॉपर्टी हुआ करती थी ये सभी सन में डिवाइड होती थी। बट अगर हम ऐसा सॉल्यूशन लाएगी जो एल्डेस्ट सन है इसको हम एम्पायर दे दे, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो ये स्टेप लाने का भी ज़रूरत था ड्यूरिंग मुगल एम्पायर। So this is about our chapter number 4. With this video lecture we have completed our chapter number 4 and unit number 1 history. So I hope you understood very well about all the points from chapter number 4 and unit number 1 history. So if you have any doubts regarding this all the topics, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will start our unit number 1 of social and political life. तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.